हेलो स्टूडेंट, आज मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021 का हम सेट फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट 1 का हम करने के लिए जा रहे हैं, जिनमें से सबसे पहले है कि इसमें आपका टोटल 4 ग्रुप में बांटा गया, 5 ग्रुप में बांटा गया है। एक ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ग्रुप सी है, ग्रुप डी और ग्रुप ई है। इनमें से जो ग्रुप ए है उसमें से 20 जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और आप इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन है और आपको यहाँ पे आप 4 ऑप्शन दिया जाएगा जिनमें से कोई एक जो करेक्ट आंसर को आपको टिक मारना है। ठीक है, तो चलिए हम इसका 1 बाय 1 हम डिस्कशन करते हैं कि कौन सा क्या सही होगा और कैसे होगा, इस चीज़ का हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, देन सबसे पहला क्वेश्चन इसमें जो है वो है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज। अब इनमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, न्यूटन पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, डाइन पर सेंटीमीटर एंड वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। ये चीज़ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से सही कौन सा है? तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो हमारा फॉर्मूला होता है, इन फॉर्मूला पर अगर हम फोकस करते हैं तो E इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट कूलम। तो ये एक फार्मूला हुआ। ठीक है, दूसरा जो फार्मूला होता है वो हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, ये नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए, इसके एंगल से देखा जाए तो इसका होता है न्यूटन और इसका होता है पर कूलम। तो इनमें से कोई ऑप्शन यहाँ पे हमारा 4 नहीं है, तो मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं है। तो इसका क्या हो सकता है? इसका होता है वोल्ट का, हम लोग जानते हैं कि वोल्ट होता है यानी कि V लेंगे, और ये हमारा क्या है? डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर, यानी कि पर मीटर स्क्वायर। अगर इस एंगल से देखा जाए तो हमारे पास एक ऑप्शन है और वो है B, यानी कि वोल्ट पर मीटर। राइट, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। तो ये दूसरा जो क्वेश्चन हमारा है वो है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड अ चार्ज हैज स्फेरिकल शेल। अब यहाँ पे एक बात हो रही है, एक स्फेरिकल शेल है। ठीक है, स्फेरिकल मतलब गोलाकार और शेल का मतलब ये होलो है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चार्ज है, या तो ये भी पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या फिर नेगेटिव चार्ज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें, या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या फिर नेगेटिव चार्ज हो सकता है। कुल मिला के चार्ज है। खैर इस तो डिस्कशन बाद में करेंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये हम डिस्कशन बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड करेंगे कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो कितनी है। तो पोटेंशियल कितनी है, इसके लिए एक चीज़ और हम लोग को आइडियाज़ है। अभी जस्ट फार्मूला हम लिखाए थे कि E और dV/dx, ये चीज़ हम आपको लिखाए थे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि चार्ज की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उनमें से क्या होता है, किसी भी स्फेरिकल चार्ज सेल के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जो होता है वो 0 होता है, जैसा कि ऑलरेडी गॉसेस ने पहले से डिस्कशन कर दिया, और चार्ज की प्रॉपर्टीज़ भी में से है। अब अगर ये फार्मूला, सिर्फ इस फार्मूला के एंगल से देखा जाए तो अगर E 0 है तो यहाँ पे क्या बता चाह रहा है कि dV/dx इक्वल टू 0, ये बता रहा है। अगर किसी का चेंज, अगर टोटल डिफरेंशिएशन हमारा 0 आता है, इसका मतलब हमारा जो ये वैल्यू है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसी एंगल से हम ये बता सकते हैं कि चार्ज हमारा वैरी नहीं कर रहा है, अगर ये मैथमेटिकल फार्मूला से देखा जाए। तो अगर फिजिकल एंगल से देखा जाए तो हम लोग जान रहे हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, तो अगर चार्ज पार्टिकल को यहाँ से मगर यहाँ तक मूव कराते हैं तो हमको कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें कोई फील्ड होता ही नहीं है। अब जब फील्ड नहीं होता तो वर्क डन नहीं होगा, और वर्क डन नहीं होगा तो कोई पोटेंशियल हमारा डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए अगर इस फार्मूला के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा जिसमें कोई किसी भी वेरिएबल टर्म्स में अगर उसका डिफरेंशिएशन हमारा 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो टर्म्स हमारा कांस्टेंट होता है, जैसे कि आप मैथ्स में इस चीज़ को पढ़े होंगे। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक शेल के अंदर, हमारा चार्ज शेल के अंदर टोटल जो पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो कांस्टेंट रहता है, यानी कि फिक्स रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो दूसरा हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें से ये बता रहा है कि हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है जिसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी हुई है। ये हमारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी हुई है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि हम लोग इसको किससे डिनोट करते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी को VD से डिनोट करते हैं हम लोग, ऐसे जानते हैं। और वो हमारा वैल्यू हमारा गिवन है, यानी कि ये हमारा वैल्यू गिवन है। तो गिवन कितना है? 8.4 × 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी वेलोसिटी होगी। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है कि इस पार्टिकल्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए, जिसकी
हमारी इंटेंसिटी है, यानी कि कितनी है वोल्ट, यानी कि हमारी जो इंटेंसिटी दी हुई है, यानी कि ई दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो हमारा दिया हुआ है 2.1 × 10⁻⁻10 वोल्ट पर मीटर। अब देखिए एक चीज़ और, यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है आपका, जो पहला क्वेश्चन जो एसआई यूनिट पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, यहीं से आप खुद निकाल सकते हैं। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और एसआई यूनिट यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो पहला क्वेश्चन भी यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि पहला फिर इसका एसआई यूनिट क्या है। ठीक है, पहली क्वेश्चन का हुआ। अब हम आते हैं तीसरी में, कि तीसरी में क्या बता रहा है। ये दो वैल्यूज़ हमारा आपका दिया हुआ है, ठीक है। हमको निकालना है इसमें मोबिलिटी निकालना है। मोबिलिटी का पता होगा कि हम लोग इसको म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसका जो वैल्यूज़ होता है वो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। बस सिंपली दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वो रिजल्टेंट वैल्यू हो जाएगा हमारा। तो वी डी हमारा दिया हुआ है 8.4 × 10⁻⁻4 एंड ई दिया हुआ है 2.1 × 10⁻⁻10, ये वैल्यू दिया हुआ है। इसको हम अगर 4 टाइम्स में काटें तो ये हमारा 4 आ जाएगा, और ये टर्म्स हमारे ऊपर में जाके क्या हो जाएगा, प्लस ऐड हो जाएगा, यानी कि मोबिलिटी हमारा हो जाएगा 4 × 10⁻⁻4 + 10, यानी कि हमारा आ जाएगा टोटल 4 × 10⁻6। ठीक है, अब इसके एसआई यूनिट ले लो, एसआई यूनिट तो सारा का सारा सेम है, यानी कि मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब इससे मैच अप करते हैं, चलिए ये हमारा बता रहा है बी हमारा इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट। तो हमारे पास जो 4th नंबर का क्वेश्चन है वो है किरचॉफ्स लूप रूल इज अ डायरेक्ट कंसेक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ व्हाट। मीन्स हमारा जो लूप रूल जो बताता है किरचॉफ्स का, वो किसका कंजर्वेशन बताता है, यानी कि कौन सा वैल्यू जो रहता है वो हमारा सा कांस्टेंट रहता है। कंजर्वेशन का मतलब होता है कांस्टेंट, तो कौन सा वैल्यू हमारा कांस्टेंट रहता है उस चीज़ को हम लोग जानते हैं। तो आपको पता होगा कि किरचॉफ्स का 2 रूल होता है। पहला रूल होता है जंक्शन रूल, पहला होता है जंक्शन रूल, तो जिसमें यह होता है कि सम ऑफ टोटल करंट हमारा जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। और जो सेकेंड रूल है उसको बोलते हैं लूप रूल। इसको बहुत सारा रूल वगैरह होता है, लूप रूल बोलते हैं, मेश रूल बोलते हैं, सर्किट रूल बोलते हैं, या बहुत सारे रूल होते हैं, वोल्टेज रूल बोलते हैं। तो इनमें से क्या होता है कि सम ऑफ टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू 0, ये चीज़ बता रहा है। अब हमको यहाँ से जो पूछ रहा है लूप रूल के बारे में पूछ रहा है, यानी कि सेकेंड लॉ के बारे में पूछ रहा है। तो इनमें से कंजर्वेशन क्या होता है, यानी कि कंजर्व क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट मैथमेटिकल फार्मूला से आते हैं कि इसमें चीज़ में कंजर्व क्या होता है। तो डेल वी बराबर हमारा क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि v इक्वल टू जो होता है वो होता है डेल क्यू बाय डेल डब्ल्यू बाय डेल क्यू, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसको बोलते हैं हम डेल क्यू बाय डेल डब्ल्यू बाय डेल क्यू, और इसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल वर्क, या फिर सिंपल में देखा जाए वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल कहलाता है हमारा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो वैल्यू है रूल के अनुसार, ये जो वैल्यू है टोटल जो होता है वो 0 होता है, टोटल समेशन क्या होता है 0 होता है। यानी कि अगर पोटेंशियल किसी लूप में हमारा टोटल पोटेंशियल कितना होता है 0 होता है, तो अगर इस वैल्यू को यहाँ पे 0 बैठाते हैं तो ये डी डब्ल्यू इजकल टू डी क्यू इजकल टू क्या जाए 0। अब अभी हम जस्ट पहले भी बताए थे किसी का भी डिफरेंशिएशन अगर 0 हो तो वो वैल्यू हमारा क्या कहलाता है कांस्टेंट, वो वैल्यू हमारा क्या कहलाता है कांस्टेंट। तो ये वैल्यू हमारा हो गया कांस्टेंट। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है वर्क। अब बोलेगा इसमें से वर्क तो है नहीं कहीं, तो वर्क मीन्स एनर्जी, वर्क मीन्स एनर्जी, ठीक है। वर्क का मतलब होता है एनर्जी। इसके अनुसार अब हम 4 ऑप्शन देखें तो इसके अनुसार एनर्जी इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे मेरा खत्म हो जाता है कि मोमेंटम तो होगा नहीं, रूल में सर्किट में मोमेंटम तो होता नहीं, एंगुलर मोमेंटम तो होता नहीं। अब बच गया 2, चार्ज या फिर एनर्जी। तो इसमें चार्ज कंजर्व होता है और इसमें एनर्जी कंजर्व होता है, ठीक है। ओके, so student I think we need to move to the question number 5, and this is the question for a conductor which of the following is correct। नीचे दिए गए 4 रिलेशन में से कौन सा सही है, आपको इसका आंसर देना है। इनमें से पहला ऑप्शन जे वेक्टर इक्वल टू सिग्मा बाय इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एंड जे वेक्टर इक्वल टू, यानी कि ये जे वेक्टर मेरा करंट डेंसिटी है। नेक्स्ट में आते हैं जे वेक्टर इक्वल टू ई वेक्टर बाय सिग्मा, और नंबर सी में दिया हुआ जे वेक्टर इक्वल टू सिग्मा ई, एंड नन ऑफ दिस। तो इनमें से कौन सा सही है। तो चलिए हम लोग कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं और वहाँ से हम लोग क्लियर करते हैं कि ये कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। चलिए, तो जैसे कि आपको मालूम होगा कि आई इक्वल टू जो होता है हमारा जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ करंट का जो होता है उसका वैल्यू होता है ANEVD, जहाँ पे ए क्या है एरिया, एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या है इलेक्ट्रॉन्स।
चार्ज, और ये वी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जैसा कि अभी आप जानते हैं। चलिए अगर इसको हम अगर इस साइड ये साइड लेते आते हैं डिवाइड में, तो ये क्या बन जाएगा ए एन ई, और यहाँ जो वी डी का जो वैल्यू होता है हमारा, आपको पता ही होगा कि ई इंटू ई बाय एम इंटू टाउ, ठीक है, जहाँ पे एम क्या, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, ओके। चलिए अब यहाँ से देखते हैं कि हमारा ये जो वैल्यू हमको निकालना है जे और ई के बीच में रिलेशन, हमारा ई तो आ गया। अब ये देखिए ये क्या है, करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, जिसमें से करंट डेंसिटी को हम लोग जे से डिनोट करते हैं, करंट डेंसिटी को जे से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये जो टर्म है सारा ये इस टर्म को एक साथ एक्यूमुलेट करके हम लोग एक जगह रखते हैं, तो ये ई स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा, टाउ डिवाइडेड बाय एम, और ये सारा का वैल्यू कांस्टेंट टर्म है, एन कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट, रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, और ई हमारा वेरिएबल है, तो ये वैल्यू हमारा जगह ई। अब ये जब कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, कांस्टेंट के अंदर रख लेते हैं, यानी कि ये जो वैल्यू है वो टोटल को हमें कांस्टेंट वैल्यू मानते हैं और उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, ठीक है। और ये जो हमारा हो गया ई, यानी कि अगर वेक्टर बैठा जाए तो ये वेक्टर हमारा इक्वेशन आता है। तो ये हमारा कौन सा इक्वेशन मैच कर रहा है, इक्वेशन ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। सो नो वी नीड टू मूव नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। द नेक्स्ट नंबर इज द एम्पियर सर्किटल लॉ, मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन जो है वो एम्पियर सर्किटल लॉ से रिलेटेड है, और ये डायरेक्ट हमारा एक जो लॉ है एम्पियर सर्किटल लॉ का, वही डायरेक्ट वैल्यू दिया यानी कि फॉर्मूला दिया हुआ है। तो जैसे कि एम्पियर सर्किटल में डायरेक्टली बताया था कि लाइन इंटीग्रल ऑफ, मान लीजिए यहाँ पे कोई हमारा करंट जा रहा है तो इसको चारों ओर लूप क्रिएट होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, जो कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, और ये क्रिएट जो होगा हमारा इसमें कितना करंट जा रहा, मतलब आई करंट जा रहा, तो वो डिपेंड करेगा ये इस सर्कुलर लूप पे डिपेंड करेगा, यानी कि सर्कुलर लूप यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ L मान लेते हैं, तो अगर इसका क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये छोटा सा वैल्यू हम DL मान लेते हैं, इसको पूरी तरीके से इंटीग्रेट करेंगे, तो ये कितना होगा हमारा मीनो टाइम्स मतलब मैग्नेटिक परमिएबिलिटी वैल्यू के, और इस वैल्यू में इस क्लोज लूप में, यानी कि जिसमें जो इंक्लोज है करंट, यानी कि ENC मतलब इनक्लोज करंट, मतलब इस लूप में जो करंट इंक्लोज है उसके बराबर होगा, यानी कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मीनो टाइम्स ऑफ इनक्लोज करंट, ओके। बस इसका, और ये इसमें से हमारा ऑप्शन जो मिल रहा है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। ए प्रोटॉन इंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है 10 टेस्ला, जिसकी जो प्रोटॉन की जो वेलोसिटी है वो दिया हुआ है 2 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। अब एट राइट एंगल, यानी कि एंगल भी दिया हुआ है हमारा राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, ये हमारा दिया हुआ है, टू द फील्ड द मैग्नेटिक फोर्स, यहाँ पे मांग क्या रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग फार्मूला से एग्जैक्टली हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्या होता है, कि तो फार्मूला होता है F = QVB sin थीटा, ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हुआ, जिसमें Q क्या है, चार्ज है, V क्या है, वेलोसिटी है, और B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और थीटा एंगल, यानी कि हमारा Q और V और B के बीच में एंगल है वो हमारा है फोर्स। यानी कि अगर ऐसे देखा जाए तो ये जो वैल्यू हमारा यहाँ पे अगर ये फोर्स लगता है, इधर मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये इसमें चार्ज है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी जो है वो V है, और ये एंगल है थीटा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू हमारा लगता है ये हो जाएगा V cos थीटा, और ये जो वैल्यू है हमारा V sin थीटा। अब यहाँ पे देखिए जो फोर्स है वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट है मतलब दो परपेंडिकुलर वेक्टर अगर आपस में क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए तो हमारा तीसरा दे, यानी कि इतना प्रोडक्ट इतना करेंगे तो हमारा ये वैल्यू हमारा आ जाएगा चार्ज के साथ। तो चलिए हमें पता चल गया कि फोर्स का फॉर्मूला ये होता है। अब यहाँ पे क्या क्या गिवन है वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है, प्रोटॉन का इंटर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ, यानी कि B का वैल्यू दिया हुआ है, तो V का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि ये दिया हुआ है 10। चलिए यहाँ पे देखा जाए, अगर F का वैल्यू निकालेंगे तो V का वैल्यू दिया हुआ है 10। अगर देखा जाए वेलोसिटी का भी वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 पॉइंट, अगर ऐसे सीधी देख लिया जाए, ऐसे लिख जाएगा, तो पहले हम चार्ज का फाइंड करते हैं। तो चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है, ये प्रोटॉन की चार्ज हमारा दिया हुआ है, यानी कि 1.6, और इतना होता है, नहीं भी दिया रहेगा तो इतना आपको पता होना चाहिए कि ये वैल्यू होता है, ठीक है, इतना दिया हुआ है, क्लियर। उसके बाद हमको वेलोसिटी निकालना, तो वेलोसिटी दिया हुआ है हमारा 2 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड, ओके। चलिए
आगे मूव करते हैं। उसके बाद दिया हुआ है हमारा बी, यानी कि बी दिया हुआ है यहाँ पे देख लीजिए 10 टेस्ला दिया हुआ है, तो यहाँ 10 लिख लेंगे, सिंपल। उसके बाद एंगल दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री, राइट एंगल 90 डिग्री होता है, यानी कि साइन 90 डिग्री। चलिए अब हम इसका वैल्यू सिर्फ कैलकुलेट करें, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। चलिए यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं, तो 16 टू जार कितना होता है 32, यानी कि 3.2 ये आ जाएगा वैल्यू। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू को मर्ज कर देते हैं, तो -19 +7 और +1, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, इसका वैल्यू होता है 1, तो हमारा ये वैल्यूज़ आ गया। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं, 2.1 इंटू 10 टू द पावर, देखिए यहाँ पे -19 है और यहाँ पे 8 है, 19 में 8 घटाएंगे कितना बचेगा 11, कितना बचेगा 11, यानी कि -11, और ये हो गया आंसर। अब ये आंसर किससे मैचअप कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। सो द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा है वो किस पे डिपेंड करता है, यानी कि आर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डिस्टेंस आर पे किस पे डिपेंड करता है, आर पे डिपेंड करता है, आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है, 1/r पे डिपेंड करता है, या फिर 1/r स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो हम लोग को पता है कि बायो-सावर्ट्स लॉ क्या है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, और हम लोग को पता है कि बायो-सावर्ट्स लॉ है क्या। तो बायो-सावर्ट्स लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जहाँ पे ये हमारा करंट एलिमेंट है, ये करंट इसका वैल्यू है dl, ठीक है, इसमें करंट जा रहा है और I, तो ये आइडियल करंट एलिमेंट है। किसी भी पॉइंट में इस डिस्टेंस पे ये वैल्यू है R, यानी कि किसी भी पॉइंट में यहाँ पे मैग्नेटिक ये जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो बायो-सावर्ट लॉ के अनुसार इतना होता है। यानी कि आप खुद देख सकते हैं कि ये हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो किसके प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर, यानी कि 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये वैल्यू हमारा कांस्टेंट रख दिया जाए तो dv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, वो हमारा बता रहा है कि सिर्फ यहाँ पे यूनिट पूछ रहा है, यानी कि इस इंडक्टेंस का यूनिट पूछ रहा है, वो होता क्या है। चलिए अगर 4 ऑप्शन में देखा जाए तो हमारा 2 ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो जा रहा है। कौन सा, न्यूटन, ये तो फोर्स का होता है, यानी कि इंडक्टेंस नहीं हो रहा है। ये ओम का क्या, रेसिस्टेंस का होता है, यानी कि यहाँ रेसिस्टेंस का नहीं होगा। बट ये जो इंडक्टेंस है ये भी एक प्रकार का इंडक्टेंस ही है, बट ये इंडक्टेंस रेसिस्टेंस में लगता है और ये इंडक्टर में लगता है। तो खैर, तो आगे देखा जाए कि ये इंडक्टेंस का एसआई यूनिट क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि इंडक्टेंस जो फॉर्मूला होता है, या फिर आप पढ़े होंगे सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो चीज़ आप देखे होंगे। तो वहाँ पे जो वैल्यू होता है इसका डायरेक्ट जो हमारा कंसिक्वेंस है उसका एसआई यूनिट हेनरी होता है। क्या होता है, हेनरी होता है। या फिर आगे अगला एंगल से देखा जाए तो अगर सेल्फ इंडक्टेंस की देखा जाए या म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात देखा जाए तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी कि सीधा करंट पर डिपेंड करता है। और फाई इक्वल टू ये जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी आता है वही को बोलते हैं हम लोग इंडक्टेंस, यानी कि इसको बोलते हैं इंडक्टेंस बोलते हैं। और ये जो इसका एसआई यूनिट जो होता है वो उसका होता है हेनरी, इसका एसआई यूनिट होता है हेनरी। ये असल हेनरी एक साइंटिस्ट का नाम है और अपने नाम पे ही इस चीज़ को दिया हुआ है। और ये जब इसका जो वैल्यू होता है इसका एसआई यूनिट वेबर होता है, फ्लक्स का, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लक्स। अब फ्लक्स का एसआई यूनिट जो होता है वो वेबर होता है, यानी कि ये तो फ्लक्स का हो गया, ठीक है, ये तो रेसिस्टेंस का हो गया, ये तो फोर्स का हो गया, तो यहाँ पे हेनरी के किसका हो गया, इंडक्टेंस का। तो करेक्ट ऑप्शन इज 1 सीधा। चलिए ठीक, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 10 है, और 10th में हमारा ये बता रहा है कि ट्रांसफार्मर से रिलेटेड, यानी कि ट्रांसफार्मर ये बता रहा है कि इन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल जो है वो क्या होगा, यानी कि उन दोनों का इक्वेशन क्या होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है स्टेप अप के लिए। देखो ट्रांसफार्मर 2 टाइप का लिए होता है, एक पहला होता है स्टेप अप के लिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे पूछ रहा है स्टेप अप के बारे में पूछ रहा है। देखिए यहाँ से वर्ड से ही पता चल, अप मतलब एक्स्ट्रा आगे बढ़ जाना, यानी कि हमारा करंट जो वैल्यूज़ है, यानी कि फ्लक्स जो है वो दूसरा में से ज़्यादा होना चाहिए। तो दूसरा में ज़्यादा होना चाहिए तो उसके नंबर ऑफ टर्न्स हमको ज़्यादा होना चाहिए। कि हमको आपको पता है कि फ्लक्स इक्वल टू जो होता है वो NBA पे डिपेंड करता है, यानी कि हमारा क्या था, ये कांस्टेंट यानी कि n पे डिपेंड करता है, यानी कि जिसका नंबर ज़्यादा रहेगा उसको फ्लक्स ज़्यादा डेवलप करेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो स्टेप अप हमारा होता है ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, इसमें नंबर जो कॉइल, 2 कॉइल होता है, एक कॉइल ऐसे होता है, ठीक है, और इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल,
ठीक है। प्राइमरी कॉइल इधर भी ले सकते हैं, प्राइमरी कॉइल इधर भी ले सकते हैं, लेकिन प्राइमरी कॉइल उसको बोलते हैं जिसमें हम सोर्स देते हैं, यानी कि हम जिसमें सोर्स देते हैं उसको प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा होता है जिसमें हम इंडक्शन को, करंट को या पोटेंशियल को इंड्यूस कराते हैं, वो बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। ओके, अगर इसमें इसको मान लेते हैं N1, इसको मान लेते हैं N2। अगर यहाँ पे N1 ज़्यादा हो गया, मतलब ये वैल्यू कम हो जाएगा, तो कम होगा तो इसमें फ्लक्स कम डेवलप होगा, तो ये स्टेप डाउन हो गया, ये स्टेप डाउन हो गया। अगर इस केस में अगर ये N1 कम है, N2 ज़्यादा है, तो इसमें क्या होगा, फ्लक्स ज़्यादा डेवलप होगा। तो फ्लक्स ज़्यादा डेवलप होगा, अगर N2 बड़ा है तो फ्लक्स क्या होगा, ज़्यादा डेवलप होगा, तो ज़्यादा डेवलप होगा तो क्या होगा, स्टेप अप हो गया। यानी क्या पता चल रहा है कि हमारा स्टेप अप के लिए N1 जो होना चाहिए वो लेस देन होना चाहिए N2 से, N2 से लेस देन है, क्योंकि जिसमें जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा फ्लक्स उतना ज़्यादा डेवलप होगा, और ज़्यादा डेवलप होगा तो स्टेप क्या हो गया, अप हो गया। इसीलिए यहाँ से अगर इसका करेक्ट ऑप्शन है तो पहला ये दूसरा होगा, यानी कि सेकेंडरी कॉइल में हमारा नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होने से स्टेप अप होता है, और अगर प्राइमरी कॉइल में ज़्यादा होता तो स्टेप डाउन कहलाता, यानी कि ये वैल्यू जो है स्टेप डाउन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग।